एक दिन की बात है जब गांव में सब लोग मिलकर एक महोत्सव मनाने का सोचते हैं। वो उस महोत्सव की बड़ी धूमधाम से तैयारी करते हैं। अरे हरिया भैया, आपने फूलों का इंतजाम कर लिया या नहीं? हाँ भाभी, मैंने फूल वाले को बोल दिया है, वो शाम को ताजे फूल ले आएगा। और आपने खाने का बंदोबस्त कर लिया ना? हाँ, मैंने आसपास की सब औरतों से बात कर ली है, तो हम कल सुबह सुबह ही खाना बनाना शुरू कर देंगे। रमेश भैया को मैंने बोल दिया है कि वो शाम तक सारी सब्जियां ले आएंगे। चलो, सब काम सही से हो जाएगा। मैंने भी ढोल वालों से बात कर ली है, वो कल समय से आ जाएंगे। सब इंतजाम बहुत अच्छे से हो जाता है। सब लोग आधी रात तक पंडाल को सजाने में लगे रहते हैं। सबने मिलकर पंडाल बहुत ही सुंदर सजाया होता है। उसके बाद सब इतना थक जाते हैं कि सब अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। आज तो बहुत बुरी हालत हो गई, पर चलो, सब काम आखिरकार निपट गया। अब कल जल्दी जल्दी उठकर शीला और कमला के साथ खाने की तैयारी करनी है। पूरा गांव नींद में होता है कि तभी वहाँ कुछ भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। आ गए हम सब बर्बाद करने। हमारे होते इस गांव में कोई जश्न, कोई खुशी और कोई भी महोत्सव कैसे हो सकता है? इन लोगों को कितनी बार समझाया, पर इनको समझ ही नहीं आता कि हमें ये खुशी मनाना पसंद नहीं, पर फिर भी ये मानते ही नहीं। नहीं मानते ना तो कोई नहीं, इस बार हम ऐसी तबाही करेंगे कि आगे से इनकी 7 पुश्तें भी कोई खुशी मनाने से डरेगी। हाँ चलो, सब बर्बाद करते हैं, बड़ा मजा आएगा। सारे भूत और चुड़ैल मिलकर सब तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में गांव वालों की सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। सारे फूल, सारी सजावट, सब कुछ वो तोड़ फोड़ देते हैं। उसके बाद वो जश्न मनाते हैं और खूब खुश होते हैं। अब इन गांव वालों को हमारी बात समझ आएगी। अरे पर ये बड़े ठीक लोग हैं, क्या पता दोबारा तैयारी करना शुरू कर दे। तो हम एक काम करते हैं, अपने तंत्र मंत्र से ऐसी तबाही वाली बारिश करते हैं कि ये लोग अपने घरों से भी न निकल पाएं। अरे हाँ, ये तो अच्छा तरीका है। हाँ चलो, अब अपने भूतिया इलाके में चलते हैं। सारे भूत और चुड़ैल गांव में एक सुनसान जगह होती है, तो वो सब वहीं रहते हैं। गांव में सब बर्बाद करने के बाद वो अपने उस इलाके में चले जाते हैं और कोई शैतानी पूजा करने लगते हैं, जिससे बारिश शुरू हो जाए और गांव के लोग दोबारा वो महोत्सव की तैयारी शुरू ना कर पाएं। सुबह 4 बजे तक भूतों और चुड़ैलों के तंत्र मंत्र चालू रहते हैं और 4 बजते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के शुरू होते ही सब खुशी से झूम उठते हैं। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई है, अब ये दोबारा महोत्सव की तैयारी नहीं कर पाएंगे। भूत और चुड़ैल मिलकर नाचने लगते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। सुबह 4 बजे माला खाना बनाने के लिए उठती है, तो उसे बाहर से पानी गिरने की आवाज सी आती है और फिर घर के अंदर भी पानी आ रहा होता है। माला दरवाजा खोलती है तो बाहर इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि सब जगह पानी भरने लगता है। हे भगवान, इस मौसम में बारिश कैसे हो गई? हमारा पंडाल, मुझे अभी जाकर सबको बताना पड़ेगा। माला जल्दी से शीला और कमला को जाकर बताती है। फिर वो हरिया और मनोज और बाकी लोगों को भी जाकर उठाते हैं। सब गांव वाले मिलकर पंडाल देखने जाते हैं, पर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि छाता भी किसी काम नहीं आ रहा होता। उन लोगों के पैर भी पानी में डूब रहे होते हैं। जैसे तैसे लोग जब पंडाल तक पहुंचते हैं तो सब तहस नहस हो रखा होता है। पंडाल की ऐसी हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। बारिश से ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम सही बोल रही हो, ये बारिश से तो नहीं लग रहा। ये कहीं उन भूत चुड़ैलों का काम तो नहीं? हाँ भैया, ये उनका ही काम है। वो देखो जरा, कीचड़ में पैरों के निशान। आखिर कब इन भूत चुड़ैलों से हमारे गांव को छुटकारा मिलेगा? जब भी गांव में कुछ खुशी का मौका होता है, ये आकर सब बर्बाद कर देते हैं। सही कहा तुमने। अब हम कर भी तो क्या सकते हैं? हमारे बस में इनको खत्म करना नहीं है। इनका अंत एक दिन भगवान खुद करेंगे। देखना, जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान खुद न्याय करते हैं। सब लोग उन भूतों और चुड़ैलों को कोस ही रहे होते हैं कि तभी सभी भूत चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही पहचाना तुम सबने, ये सब हमने ही किया है। तुम लोगों को 1000 बार समझा दिया और इतनी बार हमने इस गांव में तबाही की, पर तुम लोग फिर भी यहाँ पंडाल डालकर बैठ गए। भगवान से डरो। जब भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हमारा तुम भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो सब घर चलते हैं और भगवान से इन लोगों के अंत की प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कुछ नहीं कर पाएगा हमारा कोई, न तुम
और ना भगवान। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ घरों में भी पानी आने लगता है। जिन लोगों की रसोई और चूल्हा नीचे होता है वो सब पानी में डूब जाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। बार बार पानी फिर से अंदर आ जाता है। लोगों के बर्तन और बाकी सामान अब पानी में तैरना शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब तो छत से भी पानी टपकना शुरू हो गया है। शीला का घर बड़ा ही कच्चा होता है। सब जगह से पानी टपकने लगता है। शीला जगह जगह पतीला रख देती है, पर जरा सी देर में पतीला भी भरने लगते हैं। कहाँ खाना बनाओ, क्या करूँ? सब भीग गया। ये कैसी बारिश है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा गांव बारिश की वजह से परेशान हो जाता है। सब लोग बस भगवान से बारिश बंद होने की प्रार्थना करते रहते हैं। 2 दिन तक यही चलता रहता है। भूत और चुड़ैल लोगों की हालत देखकर खुशी से पूरे गांव में घूम रहे होते हैं। 2 दिन के बाद फिर अचानक सब बदल जाता है। लोगों के घरों से पानी अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं और वो एक ही जगह बहने लगता है। अरे ये क्या? ये पानी अपने आप कैसे निकल रहा है और ये किस तरफ जा रहा है? शीला बाहर आकर देखती है। बाकी लोगों के साथ भी यही हो रहा होता है। उनके घरों का पानी भी अपने आप निकलकर एक ही दिशा में बहने लगता है। अरे ये क्या चमत्कार हो रहा है? ये पानी कहाँ जा रहा है? अरे वो देखो, उस तरफ तो भूतों और चुड़ैलों का इलाका है, जिस तरफ गांव का सारा पानी जा रहा है। अरे हाँ, सही कहा तुमने। और ध्यान से देखो, उधर बारिश अभी भी हो रही है, पर हमारे गांव में रुक गई है। सब गांव वाले मिलकर भूतों और चुड़ैलों के इलाके में जाते हैं तो वहाँ बाढ़ आ चुकी होती है, क्योंकि पूरे गांव का पानी वहाँ इकट्ठा हो चुका होता है। सारे भूत और चुड़ैल पानी में डूब रहे होते हैं और बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? यहाँ बारिश कैसे शुरू हो गई? और ये पूरे गांव का पानी यहाँ कैसे आ सकता है? पता नहीं, हमने तो तंत्र मंत्र में कोई गलती नहीं की थी, तो फिर ये कैसे हो गया? आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई? गलती तुमसे बहुत बड़ी हुई है, और वो ये कि तुमने हमारा पंडाल तोड़ा, हमें बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र से भयानक बारिश शुरू की और सालों से हमारी खुशियां मनाने का मौका हमसे छीन लिया। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। तुमने बोला था ना, भगवान और हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देखो, ये सब भगवान की ही शक्ति है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। ए औरत, तू बहुत बोल रही है, तुझे मैं अभी आकर बताती हूँ। चुड़ैल तैरती हुई शीला के पास आने की कोशिश करती है कि तभी एक तेज पानी का बहाव उसकी तरफ आता है कि वो चुड़ैल पानी के साथ दूर बहकर एक पेड़ से टकरा जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को इशारा करती है कि वो जाकर शीला को सबक सिखाए। अब दूसरी चुड़ैल आगे तैरती हुई शीला के पास जाती है तो तभी एक पेड़ चुड़ैल के सामने आ गिरता है। चुड़ैल एकदम पीछे हो जाती है। ये सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो तुमने की थी, अब तो सब सही हो रहा है। अब तुम्हारा अंत आ चुका है, अब तुम नहीं बच पाओगे। सभी भूत चुड़ैल गुस्से में आ जाते हैं। वो पानी से निकलने की बड़ी कोशिश करती हैं, पर उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है। वो पानी में डूबने लगते हैं। गांव के लोग उनकी हालत पर खूब हंसते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद गांव में खिलती हुई धूप निकल आती है। सब पहले की तरह एकदम सही हो जाता है। इस बार हम इन भूतों और चुड़ैलों के अंत की खुशी मनाएंगे। हाँ, सही कहा बहन तुमने। और इस बार हम पहले से भी ज्यादा तैयारी करेंगे और पहले से भी ज्यादा धूमधाम से जश्न की तैयारी करेंगे। बस फिर से गांव वाले पंडाल तैयार करके खड़ा कर देते हैं। पंडाल इतना सुंदर और विशाल होता है कि भूतों और चुड़ैलों के इलाके से उनको भी दिख रहा होता है। वो ये सब देखकर बहुत तिलमिलाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। पूरा गांव इकट्ठा होता है और ढोल ताशे बजते हैं और जश्न की आवाज चुड़ैलों और भूतों के कानों तक साफ साफ पहुंच रही होती है। उन आवाजों को सुनकर वो बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रह जाते हैं, पर उनके बस में अब कुछ भी कर पाना नामुमकिन होता है। यहाँ गांव वाले खुशियां मना रहे होते हैं और भूतों के इलाके में बिजली गिरती है और सारे भूत चुड़ैल पल भर में जलकर गायब हो जाते हैं। एक छोटे से घर में एक सुशील और उसकी पत्नी कविता रहते थे। सुशील और कविता का एक चलता फिरता ढाबा था। सुशील की पत्नी कविता बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। जो उसके हाथ का खाना खाता था अपनी उंगलियां चाट लेता था। सुशील और कविता दोनों ही बड़े मेहनती थे और मिलजुल कर काम करते और अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे और खाना बनाने में लग जाते थे
और 8 बजे तक अपना चलता फिरता ढाबा लेकर निकल पड़ते थे। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था। हमेशा की तरह एक दिन कविता सुबह उठकर अपना काम कर रही थी। सुशील उस दिन देर तक सो रहा था और कविता ने सोचा कि क्यों न वो अकेले ही सारा काम निपटा ले। कविता काम में लगी हुई थी कि एकदम से सिलेंडर खत्म हो गया। ओहो, ये सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। एक काम करती हूँ, इसे मैं खुद ही लगा लेती हूँ। कविता को सिलेंडर लगाने आता ही नहीं था, फिर भी वो खुद से सिलेंडर लगाने लगी। उसने ठीक से सिलेंडर का पाइप नहीं लगाया, जिसकी वजह से रसोई में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर सुशील दौड़ता हुआ आया। अंदर रसोई में उसकी पत्नी कविता जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं जल गई, मैं जल गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुशील जल्दी से पानी लेकर आया और कविता को बचाने की खूब कोशिश की, पर कविता बच नहीं पाई। सुशील की आंखों के सामने वो तड़प तड़प कर मर गई। सुशील बुरी तरह रोने लगा। सुशील के मरने के बाद मानो घर की रौनक ही चली गई थी। कुछ दिन तो सुशील के बड़े ही मुश्किलों से गुजरे। फिर सुशील ने सोचा कि वापस से अपना ढाबा लगाना शुरू कर दे। अकेले ये सब करना वैसे तो बड़ा मुश्किल था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। काश तुम होती कविता। हर वक्त हर काम में तुम्हारी कमी महसूस होती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर तुम जैसा खाना शायद कभी ना बना पाऊं। सुशील कविता को याद करते हुए अकेले रसोई में खाना बनाना शुरू कर देता है। जैसे तैसे बड़ी मेहनत से वो सब कुछ बनाकर तैयार कर लेता है। सब सामान लगाकर सुशील घर से निकल पड़ता है। उस दिन काफी घने बादल हो रखे थे, इसीलिए वो साथ में एक बड़ा सा छाता भी ले लेता है। आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर अब जब ये सामान बना ही लिया है तो बेचना भी पड़ेगा। वैसे ही इतने दिनों से एक पैसा घर में नहीं आया। सुशील रास्ते में ही होता है कि अचानक बारिश आना शुरू हो जाता है। सुशील जल्दी से छाता खोलता है और एक पेड़ के नीचे अपना चलता फिरता ढाबा खड़ा करके खुद भी खड़ा हो जाता है। सुशील अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि सामने से तेज पानी आता है। सुशील का ढाबा पानी में तैरने लगता है। सुशील खुद को बचाने के लिए पेड़ को पकड़ लेता है। वहाँ से एक आदमी तैरता हुआ जा रहा होता है और जोर जोर से सबको बता रहा होता है कि बांध टूटने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है। पल भर में लोगों के घर बह जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर की छत पर चढ़ जाते हैं। सारा गांव बर्बाद हो जाता है। सुशील भी अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। सारे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। ये पल भर में ही क्या से क्या हो गया। पूरा हंसता खेलता गांव एक सेकंड में उजड़ गया। अब क्या होगा सबका? सारा सामान, सब कुछ बर्बाद हो गया। सुशील लोगों का सामान अपनी आंखों के सामने बहता देख रहा होता है और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। जो लोग जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं ताकि कहीं पानी के बहाव की वजह से वो बह न जाए। पूरा दिन लोगों का ऐसे ही एक जगह बैठे बैठे निकल जाता है। लोगों का खाने का सब सामान भी पानी में बह चुका होता है। सुशील के सामने एक घर की छत पर एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी होती है और वो बच्चा भूख से रो रहा होता है। अरे बहन, ये बच्चा कब से रो रहा है? भैया, ये भूखा है, पर मेरा सब सामान पानी में बह गया। अब मैं इसे क्या दूं खाने को? 2 दिन निकल जाते हैं। लोग भूख से बिलबिला रहे होते हैं। खासकर बच्चों की हालत तो देखी भी नहीं जा रही होती। मेरा बच्चा कहीं मर न जाए। 2 दिन से भूखा है। भगवान कुछ तो रहम करो, मेरी जान ले लो, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता नहीं देख सकती। वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही होती है कि सामने से तैरता हुआ ढाबा उसकी तरफ चला आ रहा होता है। ये तो मेरा ढाबा है, ये कैसे और इसमें ये कौन बैठा है? जब ढाबा बहते बहते पास आता है तो उसमें एक भयानक शक्ल की चुड़ैल बैठी होती है। वो उस भूखे बच्चे और औरत के सामने जाकर रुक जाती है। फिर उसके बाद वो एक प्लेट में खाना डालकर उस औरत के आगे बढ़ाती है। वो औरत उस चुड़ैल को देखकर डर से कांप रही होती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि एक चुड़ैल पानी में तैरता हुआ ढाबा लेकर कहाँ घूम रही है। डरो मत, मैं तो हमेशा से सबको खाना खिलाती आई हूँ। ये मेरा ढाबा है, मेरे पास सब कुछ है, पेट भर कर खाओ। इतना कहकर चुड़ैल फिर बाकी लोगों के पास जाती है और उनको भी खाना खिलाती है और वहाँ से चली जाती है। ये तो मेरा ढाबा था, ये चुड़ैल पानी में मेरा ढाबा लेकर, ये कौन है? ये मेरा ढाबा लेकर क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुड़ैल पूरे गांव में अपने तैरते हुए ढाबे से सबको खाना खिलाती रहती है। 2 दिन बाद पूरा गांव चैन से पेट भरकर सोता है। मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं अपना फर्ज मरने के बाद भी निभाऊंगी। पूरी रात वो चुड़ैल अपना तैरता ढाबा लेकर पूरे गांव में भूखे लोगों को ढूंढती रहती है। जहाँ भी उसे कोई भूखा इंसान मिलता है वो अपने ढाबे से उसे खाना खिला देती है।
आखिर में उसे एक मंदिर दिखता है जिसकी चोटी पर एक पंडित जी बैठे होते हैं। चुड़ैल डर की वजह से उन पंडित के पास नहीं जाती, पर तभी पंडित जी उसे बोलते हैं, कौन है तू? मरने के बाद भी लोगों को मदद कर रही है। आखिर तू एक चुड़ैल है तो फिर इतनी भलाई किस लिए? मेरा काम मरने से पहले भी लोगों को खाना खिलाना था। तब भी मैं किसी भूखे इंसान को देखती जिसके पास पैसे नहीं होते थे तो हमेशा उसको मैं फ्री में खाना खिलाती थी। सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन खाना बनाते बनाते ही मेरी मौत हो गई। जो खाना मैंने बनाया वो कभी लोगों तक नहीं पहुंचा। आज मुझे मरे हुए 1 महीना हो गया है। ऐसी मौत के बाद मेरी आत्मा तो वैसे ही यहाँ से वहाँ भटक रही थी। जब मैंने देखा कि मेरे गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने अपने पति का ढाबा देखा जो पानी में तैर रहा था। शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं लोगों की मदद करूं। बस मैंने वही किया। मैंने गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू किया और बस मेरी आत्मा को कहीं न कहीं सुकून मिल रहा है। तो क्या तुम नहीं चाहती कि तुमको मुक्ति भी मिले? नहीं पंडित जी, मेरी मुक्ति से अगर ये लोग भूखे रह गए तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। मैंने आज तक बहुत चुड़ैलों और भूतों के बारे में सुना, कितनों को मैंने मुक्ति भी दिलाई, पर आज जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने पहले ना कभी देखा और ना सुना। समझ नहीं आ रहा कि भगवान से गलती हो गई या वो उन्होंने तुझे चुना लोगों की मदद के लिए। चुड़ैल पंडित जी को उसके बाद एक प्लेट खाना देकर वहाँ से चली जाती है। गांव की हालत 1 हफ्ते तक ऐसी की ऐसी ही रहती है। 1 हफ्ते वो चुड़ैल लोगों को अपने तैरते ढाबे से खाना खिलाकर उनका पेट भर रही होती है। हैरत की बात तो ये होती है कि उसके ढाबे का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भी लोगों को खाना खिला देती, फिर भी सारे डब्बे खाने से भरे ही रहते थे। अब बस पूरे गांव में लोग उस चुड़ैल के तैरते हुए ढाबे पर ही निर्भर थे। उसके अलावा उनके पास खाने का कोई सामान नहीं था। इतने दिन वो चुड़ैल सबका ध्यान रखती है और फिर धीरे धीरे गांव से सारा पानी सूख जाता है। सब लोग सुरक्षित बच जाते हैं। सुशील पेड़ से उतरता और उसे सामने वही ढाबा दिखता है, पर वहाँ आसपास कोई चुड़ैल नहीं होती। पूरा गांव उस चुड़ैल को ढूंढता है, पर वो चुड़ैल किसी को कहीं नहीं दिखती। सुशील अपना ढाबा लेकर घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसको सामने वही पंडित जी दिखते हैं। अरे ये ढाबा तो उस चुड़ैल का था। हाँ पंडित जी, पर जाने वो अचानक कहाँ गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल गई बेटा, इसलिए वो चली गई। उसकी आत्मा भूखे लोगों को ऐसे तड़पता हुआ देखकर भटक रही थी। उसने मुझे बताया था कि खाना बनाते हुए उसकी मौत हो गई थी और वो खाना कभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। क्या उसने ऐसा बताया आपको? हाँ, पर तुम क्यों चौंक रहे हो? क्योंकि मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो मेरी पत्नी कविता थी। वो रोज मुझे खाना देकर जाती रही और मैं उसे पहचान न सका। अब तू दुखी मत हो, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी बीवी ने मरने के बाद भी लोगों की कितनी मदद की और अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। हाँ पंडित जी। सुशील अपनी पत्नी कविता के बारे में सोचते सोचते घर चला जाता है और बस अगले दिन से अपना ढाबा लगाना शुरू कर देता है।